हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रतिमा पांडे और मैं गोरखपुर शहर में स्त्री एवं प्रसूति रोग की सेवाएं देती हूँ। एक फील्ड जो है गर्भावस्था और गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम बहुत बातें सुनते हैं और अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से, पत्र पत्रिकाओं से और सोशल मीडिया से, लेकिन बहुत सी चीज़ों का हमें सिग्निफिकेंस नहीं पता होता है और हम उन्हें बस अंधानुकरण करते रहते हैं, उन्हें मानते रहते हैं बिना जाने हुए कि हमसे ये चीज़ कही क्यों जा रही है। तो चूँकि यंगस्टर्स मुझसे काफ़ी ये सवाल पूछती हैं, ख़ास तौर पे जो फर्स्ट टाइम बनने वाली मॉम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि मैडम गर्भावस्था में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए या प्रेगनेंसी करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। तो कुछ बहुत ही ब्रॉड कैटेगरीज है, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एएनसी केयर की स्टार्टिंग होती है प्रेगनेंसी से। तो सबसे पहले हमें एक प्री प्रेगनेंसी मेंटल स्टेटस अपना फिर रखना चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि हम अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं या फिजिकली प्रिपेयर नहीं हैं। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी से पहले आपको प्रिपेयर होना चाहिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको इतना सक्षम होना चाहिए कि आप एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकें। और जब आप इतने सक्षम होंगे तभी आप कुदरत के इस अनमोल तोहफे को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकेंगे। कई बार मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं कंसीव करके कि भाई अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है बच्चे की या अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आजकल के समय में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे और जानकार होते हैं और आपको तभी फैमिली बढ़ानी चाहिए जबकि आप इसके लिए तैयार हों। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि कुछ जांचें होती हैं जो मैं सजेस्ट करती हूँ हर एक कपल को प्रेगनेंसी रुकने से पहले ज़रूर करवा लेनी चाहिए। इसमें आपका हीमोग्लोबिन, थायराइड की जांच, शुगर की जांच और वायरल मार्कर्स, ये जांच मैं हर एक कपल को एडवाइस करती हूँ कि प्रेगनेंसी से पहले ज़रूर करवा लें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो अगर कोई इन्फेक्शन निकलता है या खून की कमी निकलती है या थायराइड की गड़बड़ी निकलती है तो प्रेगनेंसी के पहले इसका ट्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अजन्मे बच्चे पे इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ सकता है। थायराइड की गड़बड़ी से बच्चा मंदबुद्धि तक हो सकता है या अबॉर्शंस हो सकते हैं। इसी तरह से शुगर अगर डिरेंज्ड होता है तो उसकी वजह से बच्चे में कई प्रकार की विकृतियाँ आ सकती हैं। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि प्रेगनेंसी से पहले कुछ टेस्ट आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों को ज़रूर करा लेने चाहिए, क्योंकि जब बीज मजबूत होगा तभी फसल भी स्वस्थ होगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो डाइट के बारे में आप सबने ये पढ़ा होगा कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, डिब्बा बंद खाना नहीं खाना चाहिए। तो आजकल के यंगस्टर्स में क्रेज़ है ईटिंग आउट, हर सैटरडे संडे या वीकेंड्स पे बाहर जाके खाने का, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का और फास्ट फूड खाने का। तो देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। कुछ चीज़ें लिमिट में रह के की जाएँ तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान चूँकि हमारे शरीर में एक ऐसी जान होती है जो कि बाहर के टॉक्सिन्स को, बाहर के विषैले पदार्थों को डील करने के लिए उतनी सक्षम नहीं होती है, इसलिए हमें उस नन्ही जान की खातिर अपनी कुछ हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि प्रोसेस्ड चीज़ जो होता है, डिब्बा बंद चीज़ होता है या बहुत ज़्यादा शुगरी या फैटी चीज़ें, डिब्बा बंद पाइनएप्पल, ऑलिव्स, फ्रूट जूसेस, इन सब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो ये प्रेजर्वेटिव्स भी केमिकल होते हैं जो कि आपके बच्चे को हार्म कर सकते हैं। तो इसलिए डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की जगह आपको प्रेफरेंस देना चाहिए फ्रेश बने हुए फ्रूट जूसेस को, जो आप अपने घर में निकाल सकते हैं, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, दही, मट्ठा, इस तरह के कोई भी घरेलू पेय पदार्थ, सत्तू का घोल, जो कि आपके लिए न्यूट्रिशस भी है और जिसमें कि कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के घर में जो बड़ी औरतें होती हैं, नानी, दादी, माँ, ये कहती हैं कि जब बच्चा पेट में हो तो 2 लोगों के बराबर खाना चाहिए। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू इन ऑल द केसेस। हर केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और फैटी चीज़ें खाते हैं और उसके अनुपात में काम उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो 2 लोगों के लिए खाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप जितना भी खाएँ वो पोषण से भरपूर हो और आपके बच्चे को पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज दे, ना कि आपके वज़न पे फालतू चर्बी के रूप में जमा हो। इसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर पेशेंट का वज़न प्रेगनेंसी के पहले बिल्कुल नॉर्मल है तो एक एवरेज 10 kg का वेट गेन ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन अगर पहले से ही पेशेंट ओवरवेट है तो पेशेंट का वेट गेन 10 किलोग्राम्स होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
शुरुआत के 3 महीनों में वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का वेट इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लास्ट के जो 6 मंथ्स होते हैं उनमें वेट गेन होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि आप इस अनुपात में खाएं कि आपका एक्सेस वेट गेन नहीं हो, नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है और डिलीवरी के बाद से वो वेट घटाना आपके लिए समस्या कर सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल के ज़माने में एक वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, जो कि शायद आज से कुछ सालों पहले इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। तो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई अपने आप को एक सेलिब्रिटी के तौर पे डील होना चाहता है, अपने आप को एक सेलिब्रिटी के तौर पे प्रेजेंट होना चाहता है। रील्स बनाना, खुद को एक सेलिब्रिटी के तौर पे प्रेजेंट करना, ये हम सब की आदत हो गई है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको एक रियल वर्ल्ड में एक रियल इंसान को जन्म देना है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने फोकस को मेंटेन रखें, पूरी दुनिया के बजाय आप अपने पे ध्यान दें। हम कब उठ रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद रात के समय, 2 घंटे की नींद दोपहर के समय, जैसा भी आपका समय अलाउ करें। और हो सके तो मॉर्निंग में जल्दी उठें, थोड़ा टहलें, हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, फालतू का एक्सर्शन अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके ड्राइविंग या ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको झटका लगने का या आपको गिरने पड़ने का खतरा हो, वो आप अवॉइड करें। ड्राइविंग अगर करना मजबूरी हो तो भी विद ड्यू प्रिकॉशंस आप उसको करें, सीट बेल्ट लगा करके करें। और इसके अलावा जहाँ तक हो सके अनावश्यक यात्रा, अनावश्यक बैठने से या अनावश्यक लंबे समय तक खड़े होने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से आपको थकान हो सकती है। इसके अलावा पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। नाउ कम्स द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज़ वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। तो सुबह जल्दी उठ के अगर आप वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप कुछ हल्के फुल्के कार्डियो की एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप योगाभ्यास कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को और आपके मस्तिष्क को संतुलित रखने में मदद करती हैं। और रात में स्लीप इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अगर पेशेंट ढंग से सोएगा नहीं तो उसकी बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा और उसका बच्चा जो है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। कहते हैं ना कि माँ जो सोचती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है। तो हो सके तो कुछ योगा, मेडिटेशन या धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक संगीत आप सुन सकते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क शांत रहेगा और आपका बच्चा भी उन चीज़ों को गर्भ संस्कार के रूप में ग्रहण करेगा। कुछ ऐसी पॉस्चरल मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि सीधे सोना या ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनना या बहुत ज़्यादा तेज़ी से चढ़ना या उतरना। हमें ये समझना होगा कि गर्भावस्था एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि हमारे शरीर का संतुलन थोड़ा सा बदल जाता है, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पोस्चर में भी थोड़े से चेंजेस होते हैं। तो उसके हिसाब से ही हमें जूते, चप्पल या कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम कहीं उलझ के गिरे नहीं, डिसबैलेंस नहीं हो। अनावश्यक ऊंची एड़ी पहनने से हमारी कमर में और एड़ी में, पिंडलियों में दर्द हो सकता है। तो बेटर होगा कि हम कंफर्टेबल स्लीपर्स या कंफर्टेबल फुटवियर पहने, शूज़ पहने। इसके अलावा कपड़े ना तो इतने टाइट हों कि हमें अनकंफर्टेबल लगे और ना ही इतने ढीले हों कि हमें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो। The clothes should be of appropriate fitting. Then you should have regular checkups with your doctor. आपको जैसे ही प्लानिंग होती है कि प्रेगनेंसी करनी है, बेटर है कि आप एक बार जाके डॉक्टर से मिलें ताकि वो आपको कुछ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, गर्भावस्था से पहले की कुछ बातें बता सके, कुछ जांचें वगैरह करा सके। और जब आप कंसीव करते हैं तो एज सुन एज यू कम टू नो कि आप कंसीव करने वाले हो, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है या आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से जाकर के मिलें। क्योंकि अब वो ज़माने नहीं है जब औरतें 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद जाकर के डॉक्टर से मिला करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर की सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अब ज़माना बहुत ज़्यादा बदल चुका है और ऐसी बहुत सी बीमारियाँ अब हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसके बारे में शायद आज से 2 जनरेशन्स पहले किसी ने बात तक नहीं की थी।
तो आज हम जैसे ही पेशेंट को देखते हैं कि उसने कंसीव किया है, हम तुरंत उसकी जांचें वगैरह कराना शुरू कर देते हैं कि कहीं उसमें डाउन सिंड्रोम का कोई लक्षण तो नहीं है, या उसकी प्रेगनेंसी कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, नलियों के कहीं बच्चेदानी के बाहर नली में प्रेगनेंसी तो नहीं है, या उसे कहीं मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, जिसे आम भाषा में गुच्छे की बीमारी कहते हैं, कहीं ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अर्ली प्रेगनेंसी में एज सुन एज वी कम टू नो कि पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट, हम लोग तुरंत चेक करना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर ये शुरुआती 2 महीने पेशेंट में हमने कंफर्म नहीं किया कि प्रेगनेंसी कहाँ पे है, कैसी है, बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं आई है, तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड सडन कोलैप्स को जन्म दे सकती है। पेशेंट को अचानक से पता ही नहीं चलता और वो बेहोश हो गई, ब्लीडिंग होने लगी, ये सारी समस्याएं आती हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है पेशेंट की और उसको नीचे से टाँके लगे हैं तो उनकी केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें 3 चीज़ें पेशेंट को याद रखनी होती हैं कि उसके स्टूल्स यानी कि लैट्रिन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसमें उसको स्ट्रेन नहीं करना है। नंबर 2, उसके स्टिचेस बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए, जिसके लिए कि उन्हें सफाई बताई जाती है। और तीसरी चीज़ ये कि उस पर कोई स्ट्रेन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि शरीर का सबसे ज़्यादा नाजुक और सबसे जल्दी इन्फेक्ट होने वाला वो हिस्सा होता है, इसलिए उसकी क्लीनिंग और उसको स्ट्रेस फ्री रखना, उसको किसी भी तरह के तनाव से मुक्त रखना, उसे किसी भी किस्म के प्रेशर से मुक्त रखना, ये जिम्मेदारी जच्चा की होती है। अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आजकल तो ऐसे स्टिचेस आ गए हैं जिसमें काटवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आप रेगुलर फॉलोअप के लिए एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, ताकि अगर स्टिचेस या उसके आसपास पे हमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम लोग तुरंत एक्शन ले सकें। और अगर लगता है किसी भी कारणवश बच्चेदानी अपनी सामान्य स्थिति में नहीं आ पा रही है, जिसे हम यूट्राइन इन्वोल्यूशन कहते हैं, यूट्राइन इन्वोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो हम लोग वो चीज़ें फॉलो अप कर लेते हैं।